नमस्कार दोस्तों, जगू का जीके हब में आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपका आभार। आज हम रोज़ाना का जो करंट अफेयर है उसी की कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं, जो रोज़ाना हम करते आए हैं और उसी कड़ी में हमने प्रयास किया है आज का। वही हमारे पास रोज़ाना की 5 न्यूज़ है। उन 5 न्यूज़ को हमें करंट से सब्जेक्ट से जोड़कर बताना है। तो दोस्तों देखिए, 29 जुलाई आज 29 जुलाई का करंट हम पढ़ रहे हैं। अब 29 जुलाई का मतलब है कि भाई कल की भी कुछ सूचनाएं हो सकती है, परसों की भी हो सकती है, आज की पढ़ा रहे हैं तो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि कई चीज़ें कल रह गई थी, कोई परसों रह गई, तो उस हिसाब से भी अपन जोड़ते रहते हैं। तो 29 जुलाई का जो करंट है उसको आप एक बार देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने वही 5 न्यूज़ डेली की तरह ली है। पहला नंबर है तुलसीदास जयंती। तुलसीदास जयंती 27 जुलाई को थी। कब थी? 27 जुलाई को। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अपन को जयंती याद नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण विषय है वो तुलसीदास है। और तुलसीदास का टॉपिक हमारे हिस्ट्री में क्या होता है? जुड़ता है, और ये टॉपिक अपने आप हिस्ट्री का बन जाता है। आप देखें दोस्तों, रोजाना कोई न कोई महापुरुष की जयंती आती है। अगर उस महापुरुष को आप उठा करके और पढ़ते हो पूरा, तो सारे महापुरुषों को अगर 12 महीने आप पढ़ लो तो सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो पूरा हो गया। तो ये हमारा उद्देश्य यहाँ पे 27 जुलाई को, और इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसके माध्यम से हमें तुलसीदास जी को लेना था। ठीक है। अगली बात, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है आज। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, इंटरनेशनल टाइगर डे। इंटरनेशनल टाइगर डे। अब इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ बाघ टॉपिक हो गया, तो ज्योग्राफी का टॉपिक हो गया, बाघ के बारे में अभ्यारण्य वगैरह जो भी है वो टॉपिक हो गया। बाजरा उत्पादन, आप कहोगे साहब ये करंट कैसे हो गया? कल राजस्थान पत्रिका में आया था कि साहब बाजरा का उत्पादन राजस्थान में मतलब 50% होता है देश का, लेकिन हमें बीज पर हमारी निर्भरता अन्य राज्यों की कंपनियों से है। मतलब हमारे यहाँ पे बीज उपलब्ध नहीं है, बेहतर बीज उपलब्ध नहीं है। अतः बेहतर बीज उपलब्ध नहीं होने से किसान को पूरा फायदा नहीं हो पाता। तो इसके बारे में काफ़ी बड़ा लेख आया था, तो उस पर हमने लिया। तो ये टॉपिक ऑटोमेटिक इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से हो गया। और राफेल विमान आप देख ही रहे हैं, 2-3 दिन से राफेल विमान का चल रहा है। तो राफेल विमान वैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी से टॉपिक जुड़ जाएगा। और 5वीं बात है विश्व की मूल्यवान कंपनियां। विश्व की मूल्यवान कंपनियों के बारे में आया, जो कंपनियां सारी की सारी आईटी से जुड़ी हुई हैं। किससे जुड़ी हुई हैं? आईटी से। तो इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आप देखते हैं तो आपके सिलेबस, कोई सा भी सिलेबस देख लीजिए, ऑटोमेटिक सिलेबस हो गया। नंबर 1 नीचे वाला आईटी टेक्नोलॉजी हो गया, राफेल वाला डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गया, बाजरा वाला ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का हो गया, बाघ वाला ज्योग्राफी का हो गया, और तुलसीदास वाला हिस्ट्री का हो गया। इस प्रकार से आप देखते हैं तो सारे सब्जेक्ट से ये जुड़ गया। तो अब हम इसकी डिटेल पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इसके बीच में आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब देखिए, अब हम पहला टॉपिक ले रहे हैं तुलसीदास जी। कौन सा? तुलसीदास जी। तो उसके बारे में एक बार उनके बारे में देखिए। तुलसीदास जी यूपी के थे। सगुण और निर्गुण भक्ति दोनों का समन्वय था इनमें। सगुण का भी था और कहीं कहीं इनमें निर्गुण भक्ति का भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इनका अधिकतर सीताराम को लेकर के सगुण भक्ति पर इन्होंने बल दिया, लेकिन सगुण और निर्गुण दोनों का समन्वय देखने को मिलता है। अब आप कहोगे साहब टॉपिक कौन सा? तो देखिए, इतिहास में चाहे आपका चाहे आपका आरएस हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे रीट हो, चाहे अन्य कोई परीक्षा हो, सब में भक्ति आंदोलन दे ही रखा है। तो भक्ति आंदोलन के 2 पार्ट होते हैं, सगुण और कौन सा? निर्गुण। और सगुण निर्गुण जो है उन पे आपका काफ़ी संतों के बारे में पूछा जाता है। तो ये तुलसीदास जी यूपी के थे। सगुण और निर्गुण भक्ति दोनों का उनमें समन्वय था। और बेसिकली ये अकबर के समकालीन थे। कई बार पूछा गया है कि तुलसीदास किसके समकालीन रहे, तो इतिहास में अकबर के समकालीन रहे। और
इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो रामचरितमानस है, रामचरितमानस। और दूसरी पुस्तक विनय पत्रिका, कौन सी? विनय पत्रिका। लेकिन प्रमुख पुस्तक जो रामचरितमानस है वो चर्चा में रही है। तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी भाषा है, अवधी भाषा। रामचरितमानस सरयू नदी के किनारे लिखी गई। सरयू नदी के किनारे आज अयोध्या है, और अयोध्या कहाँ पर है? यूपी में है। और अयोध्या इन दिनों राम मंदिर के लिए चर्चित है। तो ये सारी चीज़ें आपके आगे वापस बोल रहा हूँ। अयोध्या कहाँ पर है? यूपी में। इन दिनों राम मंदिर को लेकर के चर्चित है। 5 अगस्त को राम मंदिर की नींव रखी जा रही है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अयोध्या कौन सी नदी पर है? तो सरयू, वैसे भी आ गया। और सरयू नदी पर इन्होंने रामचरितमानस की क्या की? रचना, जो कौन सी भाषा में थी? तो अवधी भाषा में थी। तो दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि आप एक एक संत को उठा लीजिए। डेली कोई न कोई की जयंती होती है, सबको उठाते तो सारी चीज़ें हो गई। मैंने तभी तो कहा ना कि अगर मेरी क्लास को आप 12 महीने लगातार 5-5 न्यूज़ को अगर आप देखते हैं तो आप कोई भी परीक्षा का जीके नहीं बचेगा आपका, कोई भी। तो आप देखेंगे, आगे देखिए। तो ये टोटल आपके तुलसीदास की क्या है? जयंती। समझ गए तुलसीदास जी के बारे में। अब दूसरा टॉपिक था हमारा बाघ। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई। तो हमारा टॉपिक बन गया टाइगर। कौन सा? टाइगर, बाघ। तो बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। कौन सा पशु है? बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पशु बाघ है हमारा, ठीक है। अब ये राष्ट्रीय पशु बाघ कब घोषित हुआ था? तो 1972। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, कब घोषित हुआ था? 1972। कैलाश सांखला, जो राजस्थान में जोधपुर के थे, कैलाश सांखला समिति की अनुशंसा पर बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इसीलिए कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। वापस बोल रहा हूँ, कैलाश सांखला राजस्थान में जोधपुर के हैं, जिनको राजस्थान रत्न पुरस्कार भी मिला हुआ है। कैलाश सांखला जोधपुर के थे, इन्हीं की रिकमेंडेशन पर आपका बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इसीलिए इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाता है। अब हम बोल रहे हैं 1972 में हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा आ गया? बाघ हो गया। कौन सा आ गया? बाघ। अब हम बाघ के बारे में आगे पढ़ रहे हैं। बाघ, जब 1972 में हमारा बाघ राष्ट्रीय पशु हो गया तो तब हमने बाघ संरक्षण कानून बनाया। बाघ संरक्षण कानून, टाइगर प्रोजेक्ट लॉ बनाया 1973 में। टाइगर प्रोजेक्ट एक्ट 1973, टाइगर प्रोजेक्ट एक्ट 1973। और इसी के तहत हमारे देश में टाइगर प्रोजेक्ट बने, टाइगर प्रोजेक्ट बने। तो देखेंगे, टाइगर प्रोजेक्ट इंडिया में पहला कौन सा बना? तो जिम कॉर्बेट। कौन सा बना? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, जिसको हेली के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार परीक्षा में पूछते हैं, जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड, हेली के नाम से जानते हैं। देश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट यानी बाघ अभयारण्य रहा है। और देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य सुंदरवन है। सुंदरवन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। ये देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। और आपको पता हो तो हमारा जो बंगाल टाइगर है उसकी शरण स्थली भी रही है। तो एक बार रीट में पूछा गया, बंगाल टाइगर की शरण स्थली कौन सी है? तो सुंदरवन। कौन सा? सुंदरवन। ये RS में फर्स्ट ग्रेड में जिम कॉर्बेट कई बार पूछा हुआ है। तो ये आपका हो गया। अब हम राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट कितने हैं? तो 3। पहला है स्वाईमाधोपुर, रणथंभौर स्वाईमाधोपुर, यानी रणथंभौर अभयारण्य स्वाईमाधोपुर। रणथंभौर अभयारण्य को बनाने में सबसे बड़ा सहयोग जो रहा है वो फतेह सिंह जी का रहा है। किसका रहा है? फतेह सिंह। अब फतेह सिंह जी का रहा है तो फतेह सिंह को टाइगर मैन ऑफ राजस्थान के नाम से जानते हैं। टाइगर मैन ऑफ राजस्थान, टाइगर मैन ऑफ राजस्थान। अब हम बोलना चाह रहे हैं कि रणथंभौर अभयारण्य है वो टाइगर के अलावा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो टाइगर के अलावा मगरमच्छ के लिए भी प्रसिद्ध है। तो मगरमच्छ और टाइगर के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो रणथंभौर अभयारण्य, रणथंभौर अभयारण्य। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा अभयारण्य राजस्थान में सारिस्का है। सारिस्का कहाँ पर है? अलवर। सारिस्का अलवर में जो अभयारण्य है वो किसके लिए? तो टाइगर तो है ही है, इसके अलावा हरे कबूतरों के लिए फेमस है। हमारे जो रोड़ी होती है, कुमकुम रोड़ी होती है, तो रोड़ी के लिए भी क्या है? प्रसिद्ध है। तो ये आपका सारिस्का है। कौन सा? सारिस्का। तीसरा दर्रा अभयारण्य। एक बार पूछा हुआ दर्रा अभयारण्य का विस्तार बताइए, तो चित्तौड़ में, बूंदी में, झालावाड़ में, कोटा में, 4 जिलों में फैला हुआ है। और ये बेसिकली टाइगर के लिए तो है ही, और घड़ियालों के लिए भी क्या है? फेमस है। इस प्रकार से राजस्थान में कितने अभयारण्य हैं? टाइगर के कितने अभयारण्य? 3।
पहला कौन सा रणथंबोर, दूसरा कौन सा सारिस्का, तीसरा कौन सा दर्रा, और टाइगर मैन ऑफ इंडिया हम किसको कहते हैं, तो टाइगर मैन ऑफ राजस्थान किसको कहते हैं, तो फतेह सिंह को, और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, कैलाश सांखला को। वो उनका भी जुड़ाव कहाँ से था, राजस्थान से ही। और कैलाश सांखला की रिपोर्ट पर टाइगर को बाघ राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया है, तो 1972, और उसको 73 में टाइगर प्रोजेक्ट अधिनियम बनाया, उसके तहत इंडिया और राजस्थान में आपके प्रोजेक्ट बने। और पहला इंडिया में कौन सा था, तो जिम कार्बेट, और बड़ा कौन सा है, तो सुंदरवन। टाइगर की शरण स्थली कौन सी है, तो सुंदरवन। अब हम बोलना चाह रहे हैं राष्ट्रीय बाघ आयोग, क्योंकि हमारा पशु है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ है, तो राष्ट्रीय बाघ आयोग बना हुआ है, और उसका खुद अध्यक्षता कौन करता है, तो पीएम करता है। प्रधानमंत्री इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष। इस प्रकार से आपने ये बाघ के बारे में देखा। तो देखो, ये बाघ के बारे में पूरी की पूरी बात हो गई। जो हमारा टॉपिक होता है इंडिया और राजस्थान, उसमें ये टॉपिक होता है ज्योग्राफी में वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य, तो उसमें काफ़ी हद तक आपको सहायता मिलेगी, सारी चीज़ें आ गई। अब है बाजरा उत्पादन, बाजरा। अब देखिए, बाजरा हमारे खरीफ की प्रमुख फसल है। खरीफ की प्रमुख फसल कौन सी है, बाजरा। तो पहला क्वेश्चन तो होता है कि बाजरा कौन सी फसल होगी, तो खरीफ की प्रमुख फसल। अब हम बोलते हैं इंडिया में बाजरा भारत में सर्वाधिक कहाँ पर मिलता है, तो राजस्थान। तो बाजरा सबसे ज़्यादा राजस्थान में मिलता है। कितना परसेंट, तो भारत का 50% बाजरा राजस्थान में होता है। 50% बाजरा कहाँ पर होता है, राजस्थान में। अब राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में तो सर्वाधिक बोया जाता है, बाड़मेर आदि में सर्वाधिक क्या किया जाता है, बोया जाता है। लेकिन उत्पादन इसका पूर्वी राजस्थान में होता है। पूर्वी राजस्थान में अलवर भी आ गया, जयपुर भी आ गया, इनमें आपका सर्वाधिक क्या होता है, बाजरा होता है। तो देखो, पश्चिमी राजस्थान में तो बाजरा बोया जाता है सबसे ज़्यादा, और पूर्वी राजस्थान में बाजरे का सर्वाधिक क्या होता है, उत्पादन होता है। पूर्वी राजस्थान में उत्पादन होने का कारण जो है, क्योंकि यहाँ पे सिंचाई के साधन अच्छे हैं, थोड़ी मिट्टी भी क्या है, अच्छी, इसलिए बाजरे का उत्पादन क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब हम बोलेंगे बाजरा कौन सी फसल है, तो खरीफ की फसल। बाजरा इंडिया में सर्वाधिक कहाँ पर है, राजस्थान में। और सेकंड राजस्थान में कितना परसेंट होता है, तो 50%। राजस्थान की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, बाजरा। पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, तो बाजरा। और फिर बाजरे का बोया कहाँ पर जाता है, तो पश्चिमी राजस्थान, और उत्पादन कहाँ पर होता है, पूर्वी राजस्थान। ये हमारी बाजरे के ऊपर बात थी। तो एक एक फसल को लेते हो तो 12 महीने आप पढ़ते हो, तो फसल पूरी की पूरी कोई भी चीज़ हो। मैंने एक वर्ड बोला कि नया लड़का हो, एकदम नया हो, तो 12 महीने लगातार अगर इसको ले और टारगेट लेकर चले तो पूरा का पूरा हो सकता है। तो देखिएगा, अब आइए, अब हमारा चौथा क्वेश्चन है राफेल विमान। कौन सा, राफेल विमान। देखिए, राफेल जो विमान है, राफेल विमान है, वो हमने फ्रांस से लिया है। कहाँ से लिया है, फ्रांस से। और कौन सी कंपनी से लिया, तो दसाल्ट कंपनी से लिया है। कौन सी, दसाल्ट। यानी राफेल विमान को बनाने वाली फ्रांस की दसाल्ट कंपनी है। कौन सी कंपनी है, दसाल्ट। अभी हमने पहली खेप प्राप्त की है, जो कितने विमानों की है, 5। तो अभी हमारे पास कितने विमान आ रहे हैं, 5 विमान आ रहे हैं। ये फ्रांस से चले थे और अंबाला कैंप पे उतरेंगे। अंबाला कैंप कहाँ पर है, हरियाणा। अंबाला कैंप कहाँ पर है, हरियाणा। सारी चीज़ आपको बता दी। अब हम बोल रहे हैं इस विमान की क्या विशेषता है, तो एक तो ये लड़ाकू विमान है। लड़ाकू क्या है, विमान है। दूसरा, हवा में ईंधन भर सकता है। मतलब ये फ्रांस से सीधा चला तो हवा में क्या भर सकता है, ईंधन। तो ये करने का मतलब इसको रुकने की आवश्यकता नहीं, हवा में ईंधन भरेगा है। और तीसरी बात है, 100 किलोमीटर के दायरे में टारगेट को हिट कर सकता है। मतलब 100 किलोमीटर दायरे में कोई भी 100 किलोमीटर तक हमारे ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो उसको ट्रेस कर सकता है कि 100 किलोमीटर दूर ऐसी कोई घटना होने वाली है, उसको ट्रेस कर सकता है। और परमाणु हथियारों को रोकने में भी क्या है, सक्षम है। परमाणु हथियार को रोकने में भी सक्षम है। तो हमारी सेना में एक बहुत बड़ा विमान शामिल हो रहा है, जिसका नाम क्या है, राफेल। और राफेल कहाँ की कंपनी है, फ्रांस की। कौन सी फ्रांस की कंपनी का नाम कौन सा, दसाल्ट। और ये पहली खेप में कितने विमान आ रहे, 5। ये कहाँ पर उतरेंगे, अंबाला कैंप में। और बेसिकली ये लड़ाकू विमान है, हवा में ईंधन भर सकता है, 100 किलोमीटर के दायरे में बता सकता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही है, और ये परमाणु हथियारों को भी रोकने में सक्षम है। तो इस प्रकार से राफेल के बारे में हमारी बात चल रही थी। तो ये चौथा क्वेश्चन आपका डिफेंस टेक्नोलॉजी का है। कौन सी का, डिफेंस टेक्नोलॉजी। अब पांचवा क्वेश्चन हम बात करें तो आज के पेपर में आया विश्व की मूल्यवान कंपनियां। विश्व की मूल्यवान कंपनियां, 3 कंपनियों का नाम बताया। एक एप्पल का, दूसरा आपका गूगल का, तीसरा आपका माइक्रोसॉफ्ट का। एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। आपको दोस्तों पता है
कि तीनों ही कंपनियां आईटी कंपनी है। कौन सी कंपनियां? आईटी। और आज के परिप्रेक्ष्य में इसको इकोनॉमिक्स बना सकते हैं। आईटी कंपनियों का जो उद्योग है वो सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। सनराइज मतलब उभरते हुए उद्योग। तो कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन, सनराइज उद्योग क्या है? तो सनराइज उद्योग में आईटी उद्योग को शामिल किया जाता है और ये तीनों ही कंपनियां आईटी कंपनियां हैं। और आपने लॉकडाउन में देखा तो केवल आईटी कंपनियों ने ही अपने अस्तित्व को बचाया, बाकी सारी कंपनियां फेल हो गई। तो आईटी कंपनी का आज का ज़माना है। तो ये 3 देश विश्व की मूल्यवान कंपनियां, उसमें पहला नंबर है एप्पल, दूसरा नंबर है गूगल, तीसरा नंबर है माइक्रोसॉफ्ट। अब हम इसके बारे में थोड़ा करंट को जोड़ेंगे। एप्पल हमारी एंड्रॉयड फ़ोन की कंपनी है, विश्व की सबसे बड़ी फ़ोन की कंपनी है, यानी मोबाइल की कंपनी है, एंड्रॉयड मोबाइल की कंपनी है, जिसकी स्थापना स्टीव जॉब्स ने की थी। जिसकी स्थापना किसने की थी? स्टीव जॉब्स। और इसका जो वर्तमान में जो सीईओ है वो टिम कुक है। कौन सा है? टिम कुक। ठीक है। दूसरी, गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? सर्च इंजन, यानी हम कोई भी चीज़ खोज सकते हैं इससे। और इसकी स्थापना लैरी पेज ने की थी। किसने की थी? लैरी पेज। और इसके जो सीईओ हैं वो भारतीय हैं, सुंदर पिचाई। और तीसरी जो बड़ी कंपनी है वो माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी? माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी कंपनी है। तो तीनों कंपनियों की अपनी विशेषता होगी। एक सॉफ्टवेयर की कंपनी है, एक सर्च इंजन है, एक एंड्रॉयड मोबाइल की कंपनी है। तो माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक कौन है? बिल गेट्स है। और जिसका जो सीईओ है वो सत्य नडेला है। कौन है? सत्य नडेला। तो सत्य नडेला भी कहाँ के हैं? भारत के हैं। तो इस प्रकार से आपने सारे करंट पढ़िए। तो दुनिया की 3 मूल्यवान कंपनियां कौन सी मानी गई? आईटी कंपनीज हैं। आईटी कंपनी को कौन से उद्योग में शामिल करते हैं? तो सनराइज उद्योग में। आईटी कंपनी में सबसे बड़ी कंपनी जो मूल्यवान कंपनियों में आया वो कौन सी? एप्पल की स्थापना किसने की? स्टीव जॉब्स ने। और एप्पल का जो सीईओ है वर्तमान में कौन है? टिम कुक। दूसरी कंपनी कौन सी? गूगल दुनिया का क्या है? सर्च इंजन। गूगल की स्थापना किसने की? लैरी पेज ने। और इसका वर्तमान सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। और तीसरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, जो सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है, और इसकी स्थापना किसने की? बिल गेट्स ने। और वर्तमान इसका सीईओ कौन है? तो सत्य नडेला। इस प्रकार आपने दोस्तों देखा तो हमारी केवल 5 न्यूज़ थी। इन 5 न्यूज़ पे हमने आपको हर क्षेत्र में घुमाया है। और मैं तो आपको ये कहता हूँ कि आप जितने भी वीडियो देखते हैं उनसे सबसे तुलना करें और फिर महसूस करें कि आपको क्या अच्छा लगा, और मेरे को भी बताएं, और कुछ और करना हो तो वो भी बताएं। तो देखते रहिए दोस्तों, कंटिन्यू देखते रहिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुस्कुराते रहें। और इसी के साथ अपन आगे कल जो वॉल्यूम कौन सा आगे 30 जुलाई का करंट पढ़ेंगे और रोजाना कंटिन्यू आप देखते रहें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं।